बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मार्च है और दिन है जुमे का। आपको पता ही है एक ही मौजू है अदम एतमाद का। उस पर मैंने आपको बताया था कि जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उनसे आपको आगाह रखूँगा, क्योंकि मैंने जो मुसलसल अपनी वीडियोज़ में बात कर रहा हूँ उस पर, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो कहा जाता है कि हम तो पता नहीं पेड हैं, हम इसलिए ये बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने मज़हर अब्बास साहब के एक ओपिनियन आपके सामने रखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक गलती पूरे सियासी निज़ाम की बसात लपेट सकती है, अपोजिशन की एक गलती जो कि वो ऐसा कर रहे हैं। अब आते हैं नुसरत जावेद साहब क्या कहते हैं। नुसरत जावेद साहब के कल और आज का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और नुसरत जावेद साहब उन साफ़ियों में से जिनको अपोजिशन ईमान की हद तक समझती है कि वो गैर जानिबदार हैं, वो न्यूट्रल हैं और ज़ाहिर है इमरान खान की शदीद तरीन नाक़िद हैं। तो नुसरत जावेद साहब जो लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 2 आर्टिकल हैं, उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। वो इस वक्त क्या लिख रहे हैं, वो इस वक्त क्या कह रहे हैं। वो ये पहले तो उन्होंने लिखा कि अब इन्हें कोई और गेम सोचना होगी, या पोजीशन के लिए वो कह रहे हैं कि अब इन्हें कोई और गेम सोचना होगी। वो कहते हैं कि अपने लिखे कालमों का रिकॉर्ड रखने और उनके हवाले देने की मुझे आदत नहीं। दयानतदारी से ये समझता हूँ कि अखबार के लिए लिखी तहरीर अमूमन डंग टपो होती है, उसे रात गई बात गई की सूरत ही लेना चाहिए। इस एतराफ़ के बावजूद याद आ रहा है कि तवील मुद्दत के बाद चंद रोज़ कबल जब नवाज शरीफ के नाम से मंसूब मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ माजी की तलखियाँ भुलाकर गुजरात के चौधरीयों के लाहौर वाले घर गए तो मैंने उनके फेरे को कारजारियाँ करार दिया था। रवानी में गालबन ये भी लिख दिया कि चौधरीयों के यहाँ हाज़िरी से शहबाज शरीफ साहब अपनी ज़ात और जमात के लिए महज शर्मसारी ही हासिल करेंगे। मंगल के दिन मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। अनापरस्ती के खौल में मैसूर हुए इमरान खान मुख्तसर दौरा लाहौर के दौरान चौधरीयों के यहाँ भी चले गए। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान तल्लुकात में इस मुलाकात की बदौलत गलत फहमियों के मुनासिब अजाले का बंदोबस्त हो गया। अपोजिशन जमातों को इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की गोट चलाने से कबल 100 बार सोचना होगा। 12 इस कालम में वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वाले मंसूबे को नाकाबिले अमल ठहराने के लिए चंद सवालात उठाता रहा हूँ। वो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो वो कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है उसके लिए अपोजिशन को अब 100 बार सोचना होगा। फिर वो कहते हैं कि 12 इस कॉलम में वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वाले मंसूबे को नाकाबिले अमल ठहराने के लिए चंद सवालात उठाता रहा हूँ। अपोजिशन के 3 सरकर्दा रहनुमा तन्हाई में हुई मुलाकात के दौरान भी इन सवालात के तसल्ली बख्श जवाब फराहम ना कर पाए। ये बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी मुलाकात हुई अपोजिशन के 3 रहनुमाओं से, उस मुलाकात में भी वो उन सवालों के जवाब नहीं दे सके जो सवाल नुसरत जावेद साहब उठाते रहे हैं। वो कहते हैं लाहौर में आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की आनिया जानिया अगरचा जारी रहीं। हमें यह तासुर देने की भरपूर कोशिश हुई कि मज़कूरा असहाब ने जो सियासी चालों के महा कलाकार तस्वुर होते हैं, नहायत राजदारी से एटम बम बनाने जैसा कोई मंसूबा तैयार कर लिया है। इमरान खान साहब इस मंसूबे के बुरुएकार आने के बाद वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बरकरार नहीं रह पाएंगे, या इसी अमल का संजीदगी और अपनी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करते हुए मुशाहदा करें तो आपके जहन में जमा हुए सवालात का इल्म रियाजी जैसा ठोस जवाब मिल जाता है। इमरान खान साहब कौमी असम्बली में जिस गिनती की बुनियाद पर गुज़िश्ता 3 बरस से बरसर इक़्तिदार हैं वो यकीनन बहुत कमज़ोर है। अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए उन्हें इत्तेहादी जमातों की हमायत दरकार है। इन जमातों के बारे में अमूमी तासुर यही है कि वो खुद मुख्तार फैसला साजी की सकत से महरूम हैं, हमेशा रियासत के दायमी इदारों से रहनुमाई के तलबगार रहते हैं। इस हकीकत को निगाह में रखते हुए अंदर की खबर रखने के दावेदार कई सहाफ़ियों ने गुज़िश्ता बरस के अक्टूबर से यह तासुर फैलाना शुरू कर दिया है कि इत्तेहादियों की डोर हिलाने वाले अब न्यूट्रल हो गए हैं। वो सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से कि जो DIC की नोटिफिकेशन वाली बात कर रहे हैं कि उसके बाद से कई ये दावा किया जा रहा है कि फ़ौज जो है वो न्यूट्रल हो गई है। अपोजिशन जमातें इसका फ़ायदा उठाते हुए इमरान खान साहब को बआसानी घर भेज सकती हैं। न्यूट्रल हो जाने की बाबत वो उनकी बात की ज़रा तसलसल देखें कि वो कह रहे हैं कि ये जो तासुर दे रहे हैं कि अपोजिशन न्यूट्रल हो गई है, तो वो फिर ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अपोजिशन न्यूट्रल हो गई है तो अब इमरान खान साहब को घर भेजा जा सकता है। न्यूट्रल हो जाने की बाबत मचाए शोर से उकता कर मैं 1989 का बरस याद कराने को मजबूर हुआ। उन दिनों के बाइख्तियार सदर गुलाम इसहाक़ खान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत से उकता चुके थे। आबादी के एतबार से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला और उनके भरपूर वसाइल इस ज़िम्मन में हर नौ की मामनत को मुयस्सर थे। आर्मी चीफ जनरल असलम बेग का रवैया भी हुकूमत वक्त के साथ मुखासमाना था। सदर और रियासती इदारों के कामिल ताउन के बावजूद मोहतरमा के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो उनकी हुकूमत अपने ख़िलाफ़
मुज्तमी हुई अपोजिशन में से 4 अरकान असम्बली को अपनी हमायत में उचक कर मज़कूरा तहरीक नाकाम बनाने में कामयाब हो गई। 1989 के बरक्स इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म इन दिनों कहीं ज़्यादा तगड़े हैं। यानी उस वक्त जो बेनज़ीर की हुकूमत थी जिसके खिलाफ अदम एतमाद आई थी और फ़ौज भी अदम एतमाद चाहती थी, उसके बावजूद बेनज़ीर ने वो नाकाम बना दी थी। तो वो कहते हैं इमरान खान तो उससे बहुत ज़्यादा तगड़े हैं जितनी बेनज़ीर थी। फिर वो कहते हैं कि वफाक के अलावा उनकी जमात पंजाब और KPK में भी बरसर इक़्तिदार है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अंग्रेज़ी मुहावरे वाली गाजर दिखाने या डंडा उठाने की बेपनाह कुव्वत भी मुयस्सर है। कैरेट एंड स्टिक की बात कर रहे हैं कि उनके पास बहुत से ऑप्शन हैं, कैरेट भी है, स्टिक भी है, कोई चीज़ ऑफर भी कर सकते हैं, सख्ती भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इन हालात में न्यूट्रल हो जाने का तासुर भी इमरान खान साहब के काम आएगा। अपोजिशन जमातों को तहरीक अदम एतमाद के दौरान अपने बंदे पूरे करने के लिए वैसी ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा जो मेंढकों को तराजू के एक पार्ट में जमा करते हुए रुनमा होती है। तहरीक अदम एतमाद के उन्वान से हुई आनियों जानियों ने अगरचे इमरान खान हुकूमत को घबराने पर मजबूर कर दिया है। पीर की शाम वज़ीर-ए-आज़म साहब का कौम से खिताब घबराहट का वाज़े इजहार था। घबराहट ही नहीं, उन्हें मंगल के दिन चौधरियों के घर जाने को मजबूर किया। घबराहट का ये इजहार ताहम ये सवाल उठाने को भी मजबूर कर रहा है कि अपने तय इमरान खान साहब को कमज़ोर करते हुए अपोजिशन जमातें दर हकीकत तवाना कैसे बना रही हैं। इमरान खान को जो है वो कमज़ोर करते हुए कैसे उनको अपोजिशन जमातों को तवाना बना रही हैं। इस सवाल का जवाब तलाश करें तो वाज़े जवाब मिल जाता है। तो वाज़े जवाब ये उभरता है कि अददी एतबार से कौमी और पंजाब असम्बली में कमज़ोर तर होने के बावजूद चौधरी बरादरान कमाल महारत से ख़ुद को हतमी बादशाह गर्द साबित कर रहे हैं। नवाज शरीफ के नाम से मंसूब मुस्लिम लीग को इसकी वजह से काफ़ी ज़िक पहुँची है। तहरीक अदम एतमाद के नाम पर मचाई हलचल में शामिल होते हुए मज़कूरा जमात वोट का इज़्ज़त दो वाले बयानी को तज महलाती साजिशों का हिस्सा बनी नजर आई। अतार के उन्हीं लड़कों से शफायाबी की तलबगार हुई जिनसे गुरेज की भड़कें लगाई जा रही थी। चौधरियों के यहाँ मिन्नत समाजत के लिए हाजिरी देते हुए शहबाज शरीफ साहब इस ठोस हकीकत को फरामोश कर बैठे कि चौधरी परवेज़ इलाही इन दिनों पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं। उनके फर्जंद मुनस इलाही को भी वफाक में एक तगड़ी वजारत दे दी गई है। इसके अलावा चौधरियों के एक देरीना रफ़ीक तारिक बशीर चीमा साहब पहले ही हाउसिंग की वजारत संभाले हुए हैं। चौधरियों की मुस्लिम लीग से वाबस्ता अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में तरक्याती फ़ंड्स वाफर मिकदार में मुयस्सर हैं। थाना कचहरी के मामलात संभालने के लिए उनके हलकों की इंतज़ामिया भी हमेशा जो है वो जी हजूरी दिखाती है। ऐसे हालात में चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साथी इमरान खान हुकूमत को घर भेजने को क्यों आमादा हों, ख़ास तौर पर इस तनाजुर में जहाँ मुस्लिम लीग नून इमरान खान साहब की फरागत के बाद फौरी इंतखाबात की मुतकाजी है। मज़कूरा वजूहात को निगाह में रखते हुए चौधरियों को घेरने के लिए उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश करने की बात चलाई गई। परवेज़ इलाही इनकी जगह वज़ीर आला हो सकते थे वज़ारत आला का मनसब संभालने के बाद, मगर वो नए इंतखाबात की बजाय अपनी हुकूमत की आइनी मुद्दत पूरी करने के ख्वाह होंगे। यानी अगर अपोजिशन ये समझती है कि चौधरी परवेज़ इलाही को बनाना है तो चौधरी परवेज़ इलाही तो अगले 1.5 साल रहना चाहेंगे, लेकिन अपोजिशन क्या कह रही है कि नहीं, फ़ौरन इंतखाबात करवाने, तो इससे उनको क्या मिलेगा। पंजाब के एक बरस से ज़्यादा अरसे तक वज़ीर आला रहते हुए परवेज़ इलाही अपनी जमात को मजबूत तार बना सकते हैं। अगर उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाता है तो फिर वो अपनी पार्टी को मजबूत तार बना सकते हैं। इन दिनों मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता कई अरकान पंजाब असम्बली भी उनके दस्तरखान, खुले घर और सरपरस्ती की बदौलत खुद मुख्तार हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में 1993 से 96 के दौरान मियां मंजूर मट्टू की वज़ारत आला के हाथों ऐसे ही मामला हुआ था। पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को उसकी वजह से जो धचका लगा, नवाज शरीफ की जमात ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। बाद अज़ां मज़कूरा वोट बैंक का कमा हक का हिस्सा इमरान खान साहब की अकीदत में मुब्तला हो गया। शहबाज शरीफ मगर ऐसे अंजाम की जानिब आंख बंद किए बढ़ने को आमादा हो गए। अब उन्हें कोई और गेम सोचना होगी। तो ये लिख रहे हैं, आपने देखा वही तकरीबन बातें हैं जो मुसलसल हम कर रहे हैं कि काफिले को क्या मिलेगा, वो क्यों इनके साथ जाएंगे, गो के वो अपनी कीमत बढ़वा रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं। और वो कह रहे हैं कि अब इन्हें कोई नई गेम सोचना होगी। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम वाला माहौल। जुमे और हफ्ते की सुबह उठकर मैं ये कालम नहीं लिखता। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब ने मगर ऐलान कर दिया कि आइंदा 48 घंटों में बिल आखिर तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकती है। मौलाना एक ज़ीरक और कई हवालों से ज़िम्मेदार सियासतदान है, ख्वामखवाह की भड़क लगाने के आदी नहीं। उनके दावे पर एतबार को मजबूर महसूस कर रहा हूँ। अगरचा मुझे अब भी ये गुमा है कि जिस तहरीक अदम एतमाद का वो दावा कर रहे हैं गालिबन वज़ीर-ए-आज़म की बजाय कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर के खिलाफ जमा करवाई जा सकती है। मेरे गुमा की वाहिद वजह अंदर की कोई खबर नहीं बल्कि ये हकीकत है कि कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ पेश हुई तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ या हमायत में अरकान असम्बली अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर वोट नहीं देते।
ایک کاغذ پر تنہائی میں مور لگا کر اس بکسے میں ڈال دیتے ہیں خفیہ رائے شماری کی سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تحریک انصاف کے چند اراکین اسمبلی نے مارچ 2021 کے دوران بھی حکومت کے نامزد کردہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کے بجائے یسر رضا گیلانی کی حمایت میں مور لگا کر انہیں سینٹ کا رکن بنوا دیا تھا۔ اسد کیسر کے حوالے سے تاریخ دہرائی جا سکتی ہے۔ خفیہ رائے شماری کی وجہ سے اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو اپوزیشن جماعتیں یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہوں گی کہ وزیر اعظم صاحب قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں، وہ ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کریں گے۔ عمران خان صاحب کے پاس مگر استعفیٰ دینے کی بجائے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ایک بار پھر ووٹ لینے کا حق میسر رہے گا۔ انہوں نے یہ حق استعمال کرنے کو ترجیح دی تو ان کی حمایت کو ڈٹے اراکین قومی اسمبلی کو اسلام آباد لانے کی اذیت و مشقت عمران خان حکومت ہی کو برداشت کرنا ہوگی۔ مذکورہ مشقت ہمیں واضح انداز میں یہ بھی دکھلا دے گی کہ وہ نیوٹرل ہیں یا نہیں، کہ اگر عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تو نظر آ جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے۔ اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جانے کے باوجود عمران خان صاحب کو یہ آئینی حق بھی میسر رہے گا کہ وہ قومی اسمبلی سے ایک بار پھر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی مشقت سے گزرنے کے بجائے اس ادارے کی تحلیل کا فیصلہ کرتے ہوئے نئے انتخابات کی جانب بڑھیں۔ میری دانش میں یہ فیصلہ اپوزیشن جماعتوں کو حیران ہی نہیں پریشان بھی کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اگر قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ کیا تو انتخاب فقط نئی قومی اسمبلی کی تشکیل کے منعقد ہوں گے۔ پنجاب اور کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومتیں اپنی جگہ برقرار رہیں گی، پیپلز پارٹی بھی سندھ میں برسر اقتدار رہے گی اور بلوچستان حکومت بھی برقرار رہے گی۔ ایسے حالات میں عمران خان صاحب فقط قومی اسمبلی کے لیے ہوئے انتخابات کی مہم چلاتے ہوئے خود کو مختلف جماعتوں میں تقسیم ہوئی اپوزیشن کے مقابلے میں طاقتور تر محسوس کریں گے۔ فقط قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ اپوزیشن جماعتوں کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لانے کو مجبور کر سکتا ہے۔ گجرات کے چودھریوں کا ممکنہ تناظر میں کردار مزید اہم ہو جائے گا۔ فقط قومی اسمبلی کے لیے نئے انتخابات پر توجہ مرکوز رکھنے کی بجائے ہمارے سیاستدان اس کی بدولت ایک نئے قضیے میں الجھ جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں جو گھرمس برپا ہوگا وہ عمران خان صاحب کو یہ بیانیہ فروغ دینے میں آسانی فراہم کرے گا کہ در حقیقت فقط انہیں وزارت عظمیٰ کے منصب سے فارغ نہیں کروایا گیا، ان کے مخالف مافیاز نے نفرت سے مغلوب ہو کر ملک کو بلکہ کامل سیاسی عدم استحکام کی جانب دھکیل دیا ہے۔ کامل عدم استحکام کی فضا اگر گمبھیر تر ہونا شروع ہو گئی تو عمران خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کے لیے ہم تو ڈوبے ہیں صنم والا ماحول بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ لکھنے کی مجھے ضرورت نہیں کہ ایسا ماحول بالآخر وطن عزیز میں کس کے کام آتا ہے۔ وہی بات کہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کا کردار بڑھ جائے گا، پھر کوئی نگران سیٹ اپ آ سکتا ہے، وہ سالہ سال تک قائم رہ سکتا ہے، پھر وہ جو ایک طویل عرصے کا ایک منصوبہ ہے کہ کوئی ایسا نظام آئے جو پھر بے رحم احتساب کرے اور انتخابات نہ ہوں اس احتساب سے پہلے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے لائے مارچ کا اصل امتحان سائیوال سے شروع ہوگا۔ اوکارا اور قصور کے شہروں اور قصبات میں پیپلز پارٹی 2008 تک کافی جاندار رہی۔ دیکھنا ہوگا کہ مذکورہ اضلاع کے خاندانی جالوں کی نئی نسل اب بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہی چلنے کو آمادہ ہے یا نہیں۔ وہ اگر آمادہ ہو گئی تو لاہور پہنچنے تک پیپلز پارٹی کے مارچ کی مطلب کئی میں جان پیدا ہو سکتی ہے۔ نواز شریف کے نام سے منسوب جماعت مذکورہ مارچ کے حوالے سے غالباً ویسا ہی سرد مہر رویہ اپنائے گی جو اس نے مولانا فضل الرحمان کے 2019 میں ہوئے مارچ کے دوران دکھایا تھا۔ دیکھنا ہوگا کہ سہیوال سے اسلام آباد پہنچتے ہوئے پیپلز پارٹی اپنے تئیں کس نوعیت کے مناظر دکھائے گی۔ آپ نے اس میں دیکھا ان دو کالمز میں بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں۔ عمران خان ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اور کوئی نئی ان کو گیم سوچنی ہوگی، کتنا مشکل ہے عمران خان کو ہٹانا، اور اگر ہٹاتے ہیں تو کس طرح سے ایک بحران پیدا ہوگا اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا۔ یہ ساری باتیں لکھی ہیں نصرت جاوید صاحب نے، جو اپوزیشن کے نزدیک انتہائی غیر جانبدار صحافی ہیں اور اپوزیشن بہت ان کی تعریفیں کرتی ہے اور وہ عمران خان صاحب کے بہت بڑے ناقد ہیں۔ آپ کے سامنے صورتحال نئی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی آپ کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔